ओसामा बिन लादेन अल कायदा नाम के ग्लोबल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर था। यूनाइटेड स्टेट्स पर कई खतरनाक अटैक्स के बाद वह दुनिया के सबसे वांटेड पीपलों में से एक बन गया। उन इवेंट्स से पहले जिनकी वजह से वह इतना फेमस हुआ, उसका जन्म सऊदी अरब में एक अमीर खानदान में हुआ था। उसने अपनी खूब दौलत और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अपने फॉलोअर्स का एक नेटवर्क बनाने के लिए किया जो उसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे। उसका मेन गोल मुस्लिम देशों में विदेशी इन्फ्लुएंस का अपोज करना था, खासकर मिडिल ईस्ट में U.S ट्रूप्स की मौजूदगी का। उसकी बातों में अमेरिका और उसके साथियों के खिलाफ एक ग्लोबल वॉर का आह्वान था, जिसे वह अपने फॉलोअर्स के लिए एक धार्मिक ड्यूटी मानता था। वर्ल्ड, आप जानते हैं, 21 सितंबर 2001 को पूरी तरह से हिल गया था। उस दिन अल कायदा के ऑपरेटिव्स ने 4 कैडाइशियल एयरप्लेन्स को हाईजैक कर लिया था। उन्होंने उनमें से 2 को न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स में क्रैश कर दिया और तीसरा अर्लिंगटन, वर्जीनिया के पेंटागन में। चौथा प्लेन शैंक्सविले, पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में क्रैश हो गया। पैसेंजर्स और क्रू ने हाईजैकर्स का मुकाबला किया था। इन कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में लगभग 3000 लोग मारे गए, जो US हिस्ट्री में सबसे डेडलिएस्ट टेररिस्ट एक्ट था। इस घटना ने तुरंत ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर ला दिया, जिससे वह ग्लोबल टेररिज्म का चेहरा और नए डिक्लेयर किए गए वॉर ऑन टेरर का प्राइड आईडी टारगेट बन गया। 9/11 के तुरंत बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ा ग्लोबल मैनहंट लॉन्च किया। बिन लादेन की तलाश 2001 के आखिर में अफगानिस्तान पर हमले के साथ शुरू हुई, क्योंकि रूलिंग तालिबान सरकार ने उसे और अल कायदा को एक सेफ हेवन दिया था। US फोर्सेस और उनके साथियों ने जल्दी ही तालिबान शासन को खत्म कर दिया और अल कायदा के ट्रेनिंग कैंप्स को भी तोड़ दिया। बिन लादेन टोरा बोरा की लड़ाई के दौरान लगभग पकड़ा गया था, जो पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके में एक भयंकर लड़ाई थी। हालांकि वह उस घेरे से भागने में वक्तयाब रहा और पड़ोसी पाकिस्तान के ऊबड़ खाबड़ ट्राइबल एरियाज में घुस गया, जहां वह लगभग 1 दशक तक छिपा रहा। कई सालों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। $25 मिलियन के इनाम और US इंटेलिजेंस कम्युनिटी की पूरी कोशिशों के बावजूद बिन लादेन का पता एक कंप्लीट मिस्ट्री बना रहा। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हजारों लीड्स पर काम किया, अनगिनत डिटेनियों से पूछताछ की और डेटा की एंडलेस स्ट्रीम्स का एनालिसिस किया, लेकिन वह गायब हो गया था। कुछ का मानना था कि वह एक दूर की गुफा में छिपा था, जबकि दूसरों का अनुमान था कि वह अपनी किडनी की बीमारी से मर गया होगा। इस लंबे समय तक साइलेंस रहने के दौरान वह कभी-कभी ऑडियो या वीडियो टेप जारी करता था, ताकि वह यह साबित कर सके कि वह अभी भी जिंदा है और अपने मैसेज को फैलाता रहे। इस मुश्किल और निराशाजनक खोज ने 2 US प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों को खत्म कर दिया और यह एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया। कई सालों तक कोई सुराग न मिलने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया। बिन लादेन को खुद ढूंढने के बजाय उन्होंने उन पीपलों को ढूंढने पर ध्यान दिया जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उन्हें लगा कि छिपने के बाद भी उसे अपने अल कायदा नेटवर्क से बात करने की जरूरत पड़ेगी। वो मैसेजेस भेजने के लिए कुरियर्स के एक छोटे वफादार ग्रुप पर निर्भर करेगा, क्योंकि फोन या इंटरनेट इस्तेमाल करना बहुत रिस्की होगा। यह नया फोकस ग्वांटानामो बे जैसी जगहों पर बंद कैदियों से मिली जानकारी पर आधारित था। उन्होंने बार बार एक बहुत ही भरोसेमंद और जरूरी कुरियर का जिक्र किया था, जिसका नाम अब्बू अहमद अल कुवैती था। उसे 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद का चेला बताया गया था। इस एक व्यक्ति अब्बू अहमद अल कुवैती को ढूंढना इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गया। ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस था, जिसमें कई सालों से जमा की गई छोटी छोटी जानकारियों को एक साथ जोड़ना था। CIA ने पुरानी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स को खंगाला और दुनिया भर के संदिग्ध मिलिटेंट्स के कम्युनिकेशंस को मॉनिटर किया, यह उम्मीद करते हुए कि इस रहस्यमयी शख्स का कहीं जिक्र मिल जाए। आखिरकार तब वह कामयाबी मिली जब उन्हें कुरियर का असली नाम पता चला। एक असली नाम के साथ
वे उसकी हरकतों और फैमिली कनेक्शंस को ट्रैक करने के लिए और भी एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते थे। यह एक बहुत ही अहम मोड़ था जिसने बिन लादेन को ढूंढने के पूरे मैनहंट को फिर से ताकत दी। अगस्त 2010 में सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। यूएस इंटेलिजेंस एजेंट्स ने पाकिस्तान के पेशावर शहर में कुरियर को ढूंढ लिया। उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिसमें जमीन पर ह्यूमन स्पाइस और आसमान से सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट सर्वेलेंस दोनों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उसे चुपचाप देखा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे यह पता न चले कि उसका पीछा किया जा रहा है। कुरियर बहुत कॉशियस था और पकड़े जाने से बचने के लिए उसने बहुत मुश्किल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। वह घंटों तक घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाता, गाड़ियां बदलता और ट्रैक होने से बचने के लिए अपने सेल फोन की बैटरी निकाल देता। ऑपरेशनल सिक्योरिटी का यह हाई लेवल एक बड़ा रेड फ्लैग था। इससे पता चलता था कि वह किसी बहुत जरूरी व्यक्ति को बचा रहा था। सर्वेलेंस ऑपरेशन और भी तेज हो गई क्योंकि एजेंट्स ने कुरियर का शहर से दूर तक पीछा किया। यह रास्ता उन्हें किसी दूर की पहाड़ी गुफा तक नहीं ले गया, जैसा कि कई पीपलों को लंबे समय से शक था, बल्कि अबोटाबाद के शांत सबर्बन शहर में एक बड़े अनयूजुअल कंपाउंड तक ले गया। यह शहर ऑनेस्टली सरप्राइजिंग तौर पर एक बड़ी पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी का घर था, जिससे यह दुनिया के सबसे वांटेड टेररिस्ट के लिए छिपने की अजीब जगह बन गई। कुरियर की आखिरी मंजिल एक 3 मंजिला मकान था, जिसके चारों ओर 18 फुट ऊंची दीवारें थीं, जिन पर बार्ब्ड वायर लगी थी। यह प्रॉपर्टी नेबरहुड में अजीब थी और इसने तुरंत शक पैदा कर दिया। CIA अब अपने टारगेट के एक बहुत बड़े कदम और करीब थी। एबटाबाद में यह कंपाउंड बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग था। यह आसपास के घरों से काफी बड़ा था और एक कच्ची सड़क के आखिर में बना हुआ था, जिससे यह थोड़ा अलग थलग लगता था। सबसे खास बात यह थी कि मुख्य घर में बहुत कम खिड़कियां थीं और एक 7 फुट ऊंची दीवार ने तीसरी मंजिल की बालकनी को छुपा रखा था, जो उस इमारत में इकलौती थी। प्रॉपर्टी में टेलीफोन लाइन या इंटरनेट सर्विस नहीं थी, जो इतने बड़े और महंगे घर के लिए बहुत अजीब बात थी। यहाँ रहने वाले अपनी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। वे अपना कूड़ा बाहर रखने की बजाय जला देते थे, जो उस इलाके में आम बात थी। इस लेवल की गोपनीयता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कोई हाई वैल्यू भगोड़ा अपनी पहचान छुपाने के लिए करता है। महीनों तक CIA ने जिसे पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहते हैं, वो किया। सैटेलाइट और दूसरे खुफिया निगरानी तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने 24 घंटे कंपाउंड पर नजर रखी। उन्हें उस आदमी की साफ तस्वीर कभी नहीं मिली जिसे वे बिन लादेन मानते थे, लेकिन उन्होंने एक रहस्यमयी आकृति देखी जिसे उन्होंने दपेसर का नाम दिया। यह लंबा दाढ़ी वाला आदमी नियमित रूप से कंपाउंड के आंगन में एक्सरसाइज के लिए आगे पीछे चलता था, हमेशा ऊंची दीवारों के अंदर ही रहता था। हालांकि उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन उसकी ऊंचाई और आदतें बिन लादेन के बारे में जो कुछ भी पता था उससे मिलती जुलती थी। परिस्थितिजन्य सबूत बढ़ते जा रहे थे, जिससे यह विश्वास और मजबूत हो रहा था कि उनका टारगेट अंदर ही था। सबूत बहुत ठोस थे, लेकिन निर्णायक नहीं थे। कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि बिन लादेन कंपाउंड के अंदर था। इंटेलिजेंस कम्युनिटी में मतभेद थे। एनालिस्ट 40% से लेकर 95% तक के कॉन्फिडेंस लेवल दे रहे थे। एक फेल्ड मिशन का खतरा बहुत बड़ा था। अगर वे गलत होते तो एक रेड से एक बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट हो सकता था, जिससे पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो सकते थे, जो पहले से ही एक संवेदनशील सहयोगी था। इससे यूएस सर्विस मेंबर्स और सिविलियंस की मौत भी हो सकती थी, वो भी एक गलत वजह से। प्रेसिडेंट बराक ओबामा को कई ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें एक प्रेसिजन एयर स्ट्राइक भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने आखिर में एक सर्जिकल ग्राउंड रेड को चुना। एलीट स्पेशल फोर्सेस द्वारा की गई एक ग्राउंड रेड से बिन लादेन की पहचान कंफर्म करने और कंपाउंड से वैल्यूएबल इंटेलिजेंस हासिल करने का सबसे अच्छा मौका मिलता था। एक बॉम्बिंग रन से साइट तबाह हो जाती, जिससे कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट या अन्य मटेरियल इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं मिलता, जो अल कायदा नेटवर्क के बाकी हिस्सों को खत्म करने में मदद कर सकते थे।
इसके अलावा एक रेड से आसपास के इलाके में सिविलियन कैजुअल्टीज का खतरा कम हो जाता। हफ्तों की सोच विचार और अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग्स के बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने आखिर में कठिन फैसला लिया। उन्होंने हाई रिस्क ऑपरेशन को मंजूरी दी, जिससे मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे फेमस रेड में से एक का रास्ता तैयार हुआ। इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था, जिसे यूएस नेवी की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट सील टीम 6 को सौंपा गया था। यह प्लान बहुत कॉम्प्लेक्स था और इसमें बहुत खतरा था। दो खास तौर से मॉडिफाई किए गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जिन्हें चुपचाप उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, अफगानिस्तान के एक बेस से नीची उड़ान भरते हुए बिना पता चले पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस जाते। फिर सील्स हेलीकॉप्टर से कंपाउंड में नीचे उतरते, एरिया को अपने कंट्रोल में लेते और अपने टारगेट को ढूंढते। चिनूक हेलीकॉप्टरों में एक बैकअप टीम आईडी एजेंसी के केस में पास में ही तैनात रहती। टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में बने कंपाउंड के फुल स्केल रेप्लिका पर रेड की बारी बारी से प्रैक्टिस की। ऑनेस्टली, हर डिटेल को बहुत ध्यान से प्लान किया गया था। एक मई 2011 की रात को पाकिस्तान में लोकल टाइम के हिसाब से 2 मई को ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर कंपाउंड के पास पहुंचे, उनमें से एक में मैकेनिकल खराबी आ गई और उसे कंपाउंड की दीवारों के अंदर ही आइडेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन क्रैश से कंपाउंड के रहने वाले और आसपास के लोग अलर्ट हो गए। मिशन को जल्दी पूरा करना था। सील्स दोनों हेलीकॉप्टरों से उतरे और सिस्टमैटिकली कंपाउंड में आगे बढ़े। पहले गेस्ट हाउस को क्लियर किया, जहां कुरियर रहता था, और फिर मेन 3 मंजिला बिल्डिंग की तरफ गए। जैसे ही वे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते थे, उन्हें बिन लादेन के कई साथियों का सामना करना पड़ा और उनके साथ ब्रीफ लेकिन इंटेंस फायर फाइट हुई। सील्स एंड कार तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां उन्हें ओसामा बिन लादेन अपनी एक पत्नी के साथ एक बेडरूम में मिला। यह एनकाउंटर कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। बिन लादेन को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। जमीन पर मौजूद एक सील ने कोड फ्रेज जेरोनिमो EKIA एनिमी किल्ड इन एक्शन रेडियो पर बताया, जिससे व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में कमांडरों को यह कंफर्म हो गया कि टारगेट खत्म हो चुका है। उसकी पहचान कंफर्म करने के बाद टीम ने जल्दी से बहुत सारी इंटेलिजेंस इकट्ठा की, जिसमें कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, डॉक्यूमेंट और दूसरे स्टोरेज डिवाइस शामिल थे। जाने से पहले उन्होंने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को जला दिया ताकि उसकी सेंसिटिव स्टील्थ टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के हाथ न लगे। पूरी रेड 40 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। ओसामा बिन लादेन की मौत यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने 10 साल से चल रही मैनहंट को खत्म किया और 9/11 के हमलों के पीड़ितों को न्याय की एक मजबूत भावना दी। यूएस के लिए यह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एक सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक जीत थी, जिसने उसकी दृढ़ता और क्षमता को दिखाया। हालांकि उसकी मौत से अल कायदा या ग्लोबल आतंकवाद का खतरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसने अपने आइकॉनिक लीडर और फाउंडर को हटाकर संगठन को बहुत कमजोर कर दिया। इस रेड ने अमेरिका की ग्लोबल रीच को फिर से कंफर्म किया और एक साफ मैसेज दिया कि जो लोग देश पर हमला करते हैं, उन्हें एंडकार जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे या वे कहीं भी छिपे हों।